हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम देखेंगे हमारे बायोलॉजी के इस स्पेशल क्रैश कोर्स में चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड ये चैप्टर है। इस चैप्टर के जनन स्वास्थ्य हम देखेंगे कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, एंड हु ने जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसकी क्या डेफिनेशन दी, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और साथ में ये देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कारण जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, एंड साथ ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस तरह से हुआ, ये आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और साथ में देखेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, और इनफर्टिलिटी के साथ साथ इनफर्टिलिटी को कम करने के जो मेथड्स हैं, जैसे कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स होते हैं, इनके बारे में हम उसमें देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आइए पहले देखते हैं कि हु ने क्या डेफिनेशन दी थी हेल्थ की। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे WHO भी कहते हैं। WHO, ये भी याद रखिएगा, WHO को फुल फॉर्म आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने स्वास्थ्य मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है या फिर स्वास्थ्य होता है, उसकी डेफिनेशन क्या दी थी। तो उन्होंने कहा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब जनन से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, सभी एस्पेक्ट्स में क्या होना चाहिए, मीन्स अ टोटल वेल बीइंग, मतलब अच्छा होना चाहिए। तो जो जनन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल मतलब भौतिक, इमोशनल मतलब भावनात्मक, और बिहेवियरल मतलब व्यवहारात्मक, और सोशल मतलब सामाजिक, ये सभी एस्पेक्ट्स में क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तभी उसे क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे, या फिर रिप्रोडक्टिवली वो इंसान क्या होगा, हेल्दी होगा। तो ये क्या है, डेफिनेशन है, आगे याद रखेंगे। देन अब जो इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद, कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई थी। फैमिली प्लानिंग, या फिर ऐसे हिंदी में कहते हैं परिवार नियोजन शुरू किया गया था। और उसमें आपको याद रखना है कि कब शुरू हुआ था। तो ये 1951 में स्टार लगा, इस चीज़ को याद रखेंगे कि 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, फैमिली प्लानिंग या फिर परिवार नियोजन। अब देखिए, इस परिवार नियोजन के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, RCH का फुल फॉर्म भी याद रखिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स। ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये क्या करते थे, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाते थे जिससे कि जो समाज में बहुत सारे जो कुरीतियाँ हैं या फिर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर किया जाए। तो ये क्या करते थे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में क्या करते थे, क्रिएटिंग अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाना, साथ में क्या, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट। फैसिलिटी मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाए रखना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए फैसिलिटीज़ देना, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ और सपोर्ट देना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बन सके। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, सेक्स एजुकेशन स्कूलों में क्या होना, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो स्कूल में अगर सेक्स एजुकेशन अगर प्रदान करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जो सेक्स के बारे में, बहुत सारे सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या होगा, जो भ्रांतियाँ होती हैं समाज में, उनके बारे में पता चलेगा, या फिर उन भ्रांतियों में वो नहीं पढ़ेंगे। तो भ्रांतियों को दूर करने के लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है स्कूलों में। देन अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है मतलब अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, उसके कारण कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इसके बारे में भी क्या करना, जागरूकता फैलाना। ये सभी इसके प्रोग्राम्स होते हैं, किसके, ये फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स के अंतर्गत ये सभी किया जाता है। और भी NCERT में इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप उन्हें NCERT पढ़िएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसे पढ़ लीजिएगा। देन अब देखिए, अब जो हमारा क्या है, अगला क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। देखिए, जनसंख्या विस्फोट, इसमें क्या, ये क्यों हुआ है, पहले तो जनसंख्या विस्फोट हुआ क्यों है, क्योंकि इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, इंक्रीज मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ जाने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, जिससे हमारी जो डेथ रेट मतलब जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है। तो डेथ रेट कम हो गई, और साथ में जो
चाइल्ड बर्थ है या फिर जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो गई है। किस कारण? हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज होने के कारण। इसी कारण क्या हुआ? हमारी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। अब देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को किस तरह समझिए कि इन 1900 मतलब 1900 में जो विश्व की पॉपुलेशन थी वो लगभग 2 बिलियन थी, 1900 के आसपास 2 बिलियन थी, जबकि हेल्थ फैसिलिटीज़ कारण क्या हुआ? 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन पहुंच गई, 6 बिलियन हो गई। तो याद रखेंगे इस तरह से क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। और इसी बात को इंडिया में देखा जाए तो देखिए इंडिया में अगर इसी चीज़ को देखा जाए तो 1951 में, 1951 मतलब जब फैमिली प्लानिंग शुरू की गई थी, फैमिली प्लानिंग शुरू की गई थी उस टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग कितनी थी? 350 मिलियन। ये बिलियन था, ये मिलियन है। तो 350 मिलियन पॉपुलेशन थी 1951 में इंडिया की। और ये लगभग 2000 से पहले मतलब 2000 के आसपास क्या हुआ? 1 बिलियन को टच करने वाली थी। और मई 2000 में इसने 1 बिलियन को पार कर लिया इंडिया की पॉपुलेशन। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन 2000 में क्या थी? 1 बिलियन को पार कर चुकी थी। अब देखिए इन इंडिया में अब इसका मतलब क्या है? 1 बिलियन। और इधर देखिए 2000 में 6 बिलियन है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एवरी 6th पर्सन इज एन इंडियन। हर छठा व्यक्ति मतलब विश्व में अगर देखा जाए ओवरऑल तो हर छठा व्यक्ति मतलब 6 व्यक्ति अगर एक साथ हैं तो उन 6 में से संभावना है कि एक व्यक्ति का हुआ जरूर इंडियन हुआ। मतलब विश्व का हर छठा व्यक्ति क्या है? हर छठा व्यक्ति एवरी 6th पर्सन इज एन इंडियन, एक भारतीय है। तो याद रखेंगे इस बारे में। देन फिर रीजंस किस कारण के? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कारण क्या है? तो एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो गई हैं और इन हेल्थ फैसिलिटीज़ के इंक्रीज होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ? डेथ रेट कम हो गई, मृत्यु दर हमारी कम हो गई। और मृत्यु दर कम होने से क्या हुआ? मृत्यु दर ही कम हुई और साथ में क्या हुआ? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डिक्रीज होना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर मतलब जो माता होती है उसकी मृत्यु दर में भी कमी आने के कारण क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हुआ। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु की दर में कमी होने के कारण भी क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। साथ में रिप्रोडक्टिव एज्ड पीपल का इंक्रीजमेंट होना। रिप्रोडक्टिव एज्ड पीपल मतलब ऐसे पीपल जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करने में ज़्यादा सक्षम हैं, उन पॉपुलेशन के संख्या में इंक्रीज होने से भी क्या हुआ? उन संख्या में इंक्रीज होने से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। तो ये चारों पॉइंट, इन चारों पॉइंट को आप जरूर स्टार ला के याद रखें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर जो जनसंख्या विस्फोट है उसके क्या क्या कारण है। तो ये कारण है, साथ में ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी शॉर्ट में याद रखें MMR भी बोलते हैं और IMR भी कहते हैं, राइट? फुल फॉर्म भी आ सकता है इनका। तो ये हमारा हो गया इनके बारे में, आप इसे नोट करिए। और साथ में NCERT में एक बार रिवीजन जरूर करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बारे में और जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में कि इनके क्या क्या टारगेट्स होते थे और क्या क्या प्रोग्राम इनके द्वारा चलाए जाते थे। तो ये हो गया हमारा, इसके बारे में आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए इन सेंसस 2001 मतलब 2001 में सेंसस 2001 मतलब इसका सेंसस का मतलब होता है, सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस 2001 मतलब 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से क्या था? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 1.7% थी। कितनी थी? 1.7%, या फिर इसको कहें तो 1.7% या फिर 17 पर 1000 पर ईयर। देखिए समझिए कि 2001 की जनगणना हुई थी, सेंसस मतलब 2001 की जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसमें क्या थी? ये इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो कितनी थी? 1.7% थी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें आसान से तो 17 पर 1000 पर ईयर। इसका मतलब है कि 17 लोगों का जन्म होता था 1000 व्यक्तियों के ऊपर। मतलब 1000 व्यक्तियों अगर पॉपुलेशन है तो उसमें अगर एवरेज देखा जाए तो 17 लोग क्या होते थे? जन्म लेते थे एक साल में। मतलब एक साल में 1000 लोगों पर 17 लोग और एक्स्ट्रा जन्म ले लेते थे। तो ये क्या थी? ये ग्रोथ रेट थी।
एंड ये जो ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट इतनी ग्रोथ रेट थी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 33 साल में 33 ईयर्स में ही दुगनी हो सकती थी, मतलब दुगनी हो सकती है, इतनी ग्रोथ रेट है अभी ये, मतलब 1.7% अगर बोलें, या फिर इतनी अगर ग्रोथ रेट जो है, इतनी ग्रोथ रेट का मतलब है कि 33 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन डबल हो सकती है, डबल हो सकती है, डबल हो सकती है, इतनी ग्रोथ रेट है ये, तो याद रखिए। अब देखिए, अब ये तो क्या हो गया, हमने देख लिया पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसको आखिर कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पॉपुलेशन ग्रोथ से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो देखिए हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, तो देखिए मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज, छोटे परिवारों को बढ़ावा देना। हम दो हमारे दो, जैसे कि छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम चलाया गया, जैसे कि हम दो हमारे दो, V2 our 2, तो ये हम दो हमारे दो ये प्रोग्राम्स थे, वो इसी के लिए चलाए गए थे। और एक को प्रोग्राम चलाया गया था हम दो हमारा एक, या फिर सिंगल वाला भी चलाया गया था, सिर्फ एक बच्चे होने का, ये भी क्या था, प्रोग्राम थे छोटे छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए। देन स्टेशनरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल, मतलब कि सख्ती के साथ क्या किया जाए, जो मैरिजेबल एज है, शादी करने की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया जाए। फीमेल की कितनी कर दी जाए, 18 ईयर्स, एंड मेल की 21 ईयर्स कर दी जाए, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कम हो सकता है। देन इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स विद स्मॉलर फैमिलीज, और छोटे परिवार वाले लोगों को इंसेंटिव्स दिया जाए। इंसेंटिव मतलब कुछ सहायता दी जाए, कुछ रुपए दी जाए, फिर कुछ भी इंसेंटिव दिया जाए, या फिर कुछ जैसे होता है ना कि कुछ फ़ायदा दिया जाए उन्हें, जो छोटी फैमिली होती हैं उन्हें कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाए। तो ये क्या है, इस तरह से हम जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम है उन्हें थोड़ा कम कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि सेंसस जो है लगभग 10 ईयर्स में एक बार होता है, मतलब कि अगर 2001 में जो सेंसस हुआ था उस हिसाब से जो जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन की जो जनगणना हुई थी, तो उसके हिसाब से इतनी ग्रोथ रेट आई। तो हर 10 साल में ये चेक किया जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई और कितनी ग्रोथ रेट थी। 2001 में हुआ, देन 2011 में भी हुआ है, और अभी जो 2021 का है उसमें वो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो ये इस तरह से हर 10 साल में पॉपुलेशन की जनगणना होती है, तो याद रखेंगे 10 साल में होता है सेंसस, पूछ लेंगे तो आप बता दीजिएगा। देन अब देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्या इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से आता है। तो इस चीज़ को, इस पूरे पैरे जो ये पूरा मैं पढ़ाऊंगा इसके आगे, इसको आप स्टार ला के याद रख लीजिए, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फिर गर्भ निरोधक साधन, गर्भ निरोधक मतलब कि गर्भ को रोकने के साधन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहले तो आइडियल गर्भ निरोधक क्या होता है, आइडियल क्या होता है, तो आइडियल गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए, तो ये कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। देन इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, रिवर्सिबल मतलब बार बार यूज कर सकते हो, विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, या तो बिल्कुल साइड इफेक्ट ना हो और अगर हो तो बहुत कम होना चाहिए। देन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर, और किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जो यूज़र है उसकी सेक्सुअल डिज़ायर के साथ। तो ये क्या है, एक आइडियल डिज़ायर की कैरेक्टरिस्टिक से पूछ लेंगे तो आप जरूर याद रखें। देन है अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम इन 6 हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इन 6 हेडिंग्स में देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है, देन बैरियर रोधक, IUDs मतलब इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आगे देखेंगे इसके बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब जो गर्भनिरोधक गोलियां जो खाई जाती हैं उन्हें कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स या फिर इंजेक्शन के रूप में ली जाने वाली, देन सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मतलब शल्य क्रियात्मक विधियां, जैसे कि जो ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, उनमें आती है शल्य क्रियात्मक विधियां। तो इन सभी हेडिंग्स के अंतर्गत हम देखने वाले हैं, तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम इनके बारे में, नेचुरल बैरियर और IUDs के बारे में। तो इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेचुरल मेथड्स कौन कौन से। देखिए नेचुरल
या फिर ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, नेचुरल मतलब प्राकृतिक और ट्रेडिशनल भी कहते हैं। सो ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, या परंपरागत कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, गर्भ निरोधक जो उपाय हैं वो कौन कौन से, देखिए ये जो है पहले तो वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओव्यूलेशन एंड ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ये सिर्फ इस सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं कि स्पर्म और ओवम को मिलने ना दिया जाए। प्राकृतिक जो उपाय होते हैं वो सिर्फ इसी के ऊपर काम करते हैं कि स्पर्म और ओवम किसी हाल में नहीं मिलना चाहिए। एंड चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड स्पर्म मीटिंग, या फिर इन्हें मतलब ये चांस होते हैं चांस मीटिंग के, इनके कम कर दिया जाए। इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं, देखिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब आवधिक संयम। आवधिक संयम मतलब क्या होता है, अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 17 टू डे 10 टू डे 17, मतलब 10वें दिन से 17वें दिन तक क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पूरा समझिए क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कि 17 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, आतर्व चक्र जब चलता है तो उस आतर्व चक्र में 10 टू 17 डेज के बीच में क्या करना चाहिए, अवॉइड क्वाइटस या फिर संभोग को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। या फिर आवधिक संयम। आवधिक संयम मतलब उस समय के लिए, इस समय के लिए क्या करना चाहिए, क्वाइटस को मतलब अवॉइड क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। जिसमें क्या होता है, इसमें क्यों करना चाहिए, पहले तो कि देखिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में इस पीरियड में क्वाइटस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में क्या होता है, चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन आर हाई। मतलब इस पीरियड में क्या होता है, ओव्यूलेशन के चांस हैं, क्योंकि इस पीरियड में ओव्यूलेशन के चांस हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है, इसमें अगर ओव्यूलेशन होगा तो ओवम बाहर आएगा, और ओवम बाहर आएगा तो क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसीलिए इस पीरियड में क्या करना चाहिए, क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें 10 टू 17 डेज के बीच में 10वें से 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें 10 से और 17 के बीच में 7 डेज हैं, इस बीच में क्या करते हैं, क्वाइटस को अवॉइड करते हैं, जिस बीच में चांस ऑफ ओव्यूलेशन हाई होते हैं। और इस ओव्यूलेशन पीरियड को क्या करते हैं, इस ओव्यूलेशन पीरियड को क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं। फर्टाइल पीरियड मतलब इस बीच में फर्टिलाइजेशन के चांस हाई होते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन होने के, फर्टाइल पीरियड इसीलिए बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं आपको, तो याद रखिए ये भी बोल सकते हैं क्या कि फर्टाइल पीरियड कौन से डे का होता है, तो 10 टू 17 डेज के बीच का जो पीरियड होता है उसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं। फिर आता है विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस। विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो मेल होता है, मेल जब कोइटस के दौरान जब इजैकुलेशन होने वाला है, कोइटस मतलब संभोग के दौरान जब इजैकुलेशन स्खलन होने वाला है, तो उस टाइम में करता है जो मेल है वो अपनी पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस या फिर विथड्रॉवल। कोइटस इंटरप्शन या विथड्रॉवल में क्या करते हैं, मेल अपनी पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है। तो इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में, जिससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें नहीं जाएंगे। एंड फिर आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है, तो लैक्टेशनल एमिनोरिया है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन। इसमें क्या होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, पहले समझिए जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद आप जानते हैं कुछ समय के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता, तो इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये लगभग 6 महीने तक हो सकती है, 6 महीने तक होती है जनरली। इसमें क्या होता है, इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ओव्यूलेशन नहीं होगा मतलब ओवम नहीं निकलेगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होंगे। तो देखिए अब इसमें और क्या होता है, एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड, और ये जो लैक्टेशनल एमिनोरिया है ये और भी ज़्यादा लंबा हो सकता है, जैसे मतलब जितना ज़्यादा मदर ब्रेस्ट फीड कराएगी, जितना दुग्धपान कराएगी मदर जो अपने बच्चे को, शिशु को, उतने ही ज़्यादा क्या होगा, ये चांस जो लैक्टेशनल एमिनोरिया का जो पीरियड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। मतलब जितना ज़्यादा जो मदर ब्रेस्ट फीड कराएगी तो जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ओव्यूलेशन का, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लैक्टेशनल एमिनोरिया का पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन के चांस कम होंगे। और ये लगभग याद रखिए कि लैक्टेशनल एमिनोरिया का जो पीरियड है वो लगभग 6 मंथ तक का होता है जनरली। एंड अब इसके बारे में देखिए, ये जो है नेचुरल मेथड, हमारी ट्रेडिशनल मेथड थी, इसके बारे में कि साइड इफ़ेक्ट्स आर निल, इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं। साइड इफ़ेक्ट मतलब इनके दुष्प्रभाव नहीं है।
दुष्प्रभाव नहीं होते, बट चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई, लेकिन इनके फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको इसमें सिर्फ मेन याद रखना है। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं? पीरियोडिक एब्सटिनेंस, नाम से पता चल रहा है पीरियोडिक एब्सटिनेंस मतलब कुछ पीरियड के लिए एब्सटिनेंस करना है। फिर विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस है, लैक्टेशनल एमिनोरिया है। तो ये सभी क्या है? नेचुरल मेथड्स हैं, और इनमें इफेक्ट जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होते हैं, लेकिन फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल मेथड्स, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं बैरियर्स के बारे में। देखिए बैरियर्स या फिर इन्हें हिंदी में कहते हैं रोध। ये सेकंड मेथड हमने देखी थी, कौन सी? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सेकंड वाली थी बैरियर। तो बैरियर में क्या होता है? प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फिजिकली मीटिंग। ये क्या करते हैं? फिजिकली मतलब भौतिक रूप से स्पर्म ओवम को मिलने से रोकते हैं। देन इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कंडोम्स। कंडोम्स में कंडोम्स किसके बने होते हैं? तो ये रबर या फिर लेटेक्स के बने होते हैं, रबर के बने या फिर लेटेक्स के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं? कंडोम्स जो होते हैं, कंडोम्स क्या करते हैं? मेल में तो इस पेनिस को, जो पेनिस होती है मेल में पेनिस को ढकते हैं, और फीमेल में जो है, फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को ढकते हैं, याद रखेंगे। देन जो कंडोम्स होते हैं उनकी एक प्रमुख वैरायटी होती है, इसे बोलते हैं निरोध। ये क्या है? पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर मेल। देन प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम एसटीडीज। इस चीज़ को स्टार ला याद रखिए। जो कंडोम्स होते हैं ये जो है ये क्या करते हैं? जो यूज़र है मतलब जो उपयोग करता है, जो उसे उपयोग कर रहा है, उसे एसटीडीएस से बचाता है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाता है, जिसे हम आगे देखने वाले कौन कौन सी एसटीडी होंगी। लेकिन याद रखिए कि कंडोम्स का यूज़ एसटीडी से बचाता है, और एड्स से, इनको याद रखेंगे। देन फिर क्या है? और कौन से बैरियर होते हैं? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स। डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स में सर्विक्स होता है, सर्विक्स उसकी कैप मतलब उसकी टोपी, तो गर्भाशयी ग्रीवा टोपी। वॉल्ट्स ये सभी क्या, ये भी क्या है? बैरियर है, बैरियर फॉर फीमेल, और ये तीनों जो है फीमेल के लिए बैरियर्स हैं। एंड प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। तो ये क्या करते हैं? ये यूटेरस में जो है, यूटेरस के अंदर क्या होता है? सर्विक्स से स्पर्म की एंट्री को रोक देते हैं, स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं। क्योंकि जो सर्विक्स में, सर्विक्स को इनके द्वारा ढका जाता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, इनके द्वारा क्या करते हैं? सर्विक्स को ढक देते हैं, जिससे स्पर्म इससे अंदर नहीं जा पाते। तो इससे अंदर, सर्विक्स से अंदर स्पर्म नहीं जा पाते। देन रीयूजेबल, इस चीज़ को भी स्टार लगा याद रखिए कि ये क्या होते हैं? ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब इन्हें पुनः यूज़ कर सकते हैं। देन है स्पर्मिसीडल क्रीम्स, मतलब शुक्राणुजन या फिर शुक्राणु सीडल मतलब मारना था, शुक्राणु को मारने वाली या फिर शुक्राणु को खत्म करने वाली क्रीम्स, जेलीज और फोम मतलब झाग, इनका यूज़ भी किया जाता है। कि इनके साथ जो बैरियर्स होते हैं इनके साथ स्पर्मिसीडल क्रीम, जेली और फोम का यूज़ भी किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि दीज बैरियर इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ये जो बैरियर होते हैं, ये क्रीम्स होती हैं, जेली, और इनका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये बैरियर्स की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है बैरियर्स के साथ। देन फिर है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसको तो स्टार लगाइए। हम जो देख रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसके बारे में हर बात याद है। तो ये पहले तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस ऐसे बोलते हैं, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ, ये गर्भाशय से संबंधित होंगी, यूटेरस से। देन क्या इंसर्टेड बाय, जो ये डिवाइसेस होती हैं IUD जो होती हैं, आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्स इन यूटेरस थ्रू वेजाइना। वेजाइना के द्वारा यूटेरस में डॉक्टर या फिर जो नर्स होती हैं वो इनको लगाती हैं। देन नॉन मेडिकेटेड, अब इसके कुछ एग्जांपल है, मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? तो उसमें होती हैं एक नॉन मेडिकेटेड मतलब औषधि रहित मतलब औषधि रहित IUD कौन सी है? तो लिपिस लूप। ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि नॉन मेडिकेटेड IUD कौन सी है, कॉपर रिलीजिंग कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है। तो आप डायरेक्ट ही याद रखिए कि नॉन मेडिकेटेड कौन सी है, लिपिस लूप है। कॉपर रिलीजिंग मतलब कॉपर आयंस को निकालने वाली IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सी है? CUT, CU मतलब कॉपर, T CU7 कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 स्टार ला याद रखिए। क्योंकि इसमें तो कॉपर आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें कॉपर नहीं दिख रहा है। तो कॉपर नहीं दिख रहा है तो हो सकता है एग्जाम्पल में आए और आप उसे समझ ही ना पाएँ। तो मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है। देन हार्मोन रिलीजिंग कौन सी? प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्ट्रॉन से बना है प्रोजेस्टासर्ट। देन LNG20, तो LNG20 भी क्या है? हार्मोन रिलीजिंग है।
अब देखिए ये जो डिफरेंट टाइप की आईयूडी है इनके काम क्या होते हैं। पहली तो जितने भी आईयूडी हैं, ये जो तीनों आईयूडी हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। यूटेरस के अंदर जो स्पर्म आता है तो उसका फैगोसाइटिस मतलब उसका भक्षण को बढ़ाते हैं यूटेरस के अंदर। देन CU आयन, जो CU आयन निकालने वाले आईयूडी है, मतलब ये वाले CUT, CU7 और मल्टीलोड 375 जो हैं, ये क्या करते हैं, ये सप्रेस मतलब दबाते हैं स्पर्म मोटिलिटी, मतलब कि स्पर्म की जो चलने की क्षमता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी की क्षमता है उसे सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है मतलब कि फर्टिलाइज करने की, ओवम को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देते हैं। देन हार्मोन वाले, अब हार्मोन वाले क्या करते हैं, तो हार्मोन वाले क्या करते हैं, ये यूटेरस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब गर्भधारण के लिए यूटेरस को अनसुटेबल बनाते हैं, मतलब अनसुटेबल बनाते हैं। देन सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, और सर्विक्स को मतलब सर्विक्स में क्या करते हैं, स्पर्म को रहने देते हैं। जो सर्विक्स है उससे आगे स्पर्म को जाने ही नहीं देते, कौन, हार्मोन रिलीजिंग वाले। देन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो आईयूडीज हैं ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, याद रखेंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलते हैं, आईयूडीएस को। देन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड है, स्वीकृत जो तरीका है इंट्रा कॉन्सेप्शन का, या फिर गर्भ निरोधक जो उपाय है वो सबसे ज़्यादा स्वीकार कौन सा किया गया है, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस वाला किया गया है। तो इतने आपको याद रखेंगे। ये हमारा हो गया बैरियर्स और आईयूडीज के बारे में, इसे नोट करिए। फिर आगे देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, नोट करिए पहले। चलिए तो आगे देखते हैं किसके बारे में, डी हमारा चौथा प्रकार था, कौन सा था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में देखेंगे, मतलब मुंह से खाई जाने वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, गर्भ निरोधक उपाय जो होते हैं जिन्हें हम मुंह के द्वारा लेते हैं। देखिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब ऐसी गोलियां जो हम मुंह से लेते हैं उन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। ये क्या होती हैं, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, देखिए या तो प्रोजेस्टेरॉन के बने होते हैं या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। मतलब जो पिल्स होती हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, वो या अकेली प्रोजेस्टेरॉन की बनी होंगी या फिर दोनों कॉम्बिनेशन से बनी होंगी। और ये क्या होती हैं, फॉर फीमेल, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होती हैं ये जनरली फीमेल के लिए होती हैं। एंड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इन्हें टैबलेट या फिर टिकिया के छोटी टिकिया जैसी टिकिया के फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट के फॉर्म में, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। पिल्स मतलब गोलियां कहते हैं। और ये गोलियों में याद रखेंगे या तो प्रोजेस्टेरॉन अकेला होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। देन ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है टेकन डेली, उन्हें डेली लेना पड़ती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विद इन 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो आप जानते हैं शुरुआत के जो फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, जब मेंसेस आता है, मेंसेस या फिर आतर्व चक्र जो होता है वो शुरू जब होता है तो शुरुआत के 5 दिनों से इन टैबलेट्स को लेना शुरू करना पड़ती है। मतलब इन टैबलेट्स को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई है तो शुरू के 5 दिन के भीतर क्या करना है, इन्हें लेना शुरू करना है और 21 दिन तक लेते रहना है, 21 दिन तक लेते रहना है एंड विद इन 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5 दिन की शुरुआत होने से पहले और 21 दिन तक डेली लेना है। देन रिपीटेड आफ्टर 7 डेज, और 7 दिन बाद फिर रिपीट करना है। क्योंकि देखिए हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कितने दिन की होती है, 28 डेज़ की होती है, 28 डेज़ की होती है। तो आप फर्स्ट डे से शुरू करेंगे तो 21 डेज़ तक क्या हो जाएगा, आपको टेबलेट लेनी है। देन 7 डेज़ के लिए गैप रखना है, 7 डेज़ के लिए गैप रखने के बाद फिर से 7 डेज़ हो गए तो मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके बाद शुरू होगी तो इसके बाद फिर से आपको 21 दिन के लिए लेना शुरू करना है। तो इस तरह से क्या करना पड़ती है, इस टाइप जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इनको लेते हैं। देन इनहिबिट ओव्यूलेशन, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ओव्यूलेशन को होने नहीं देते। एंड इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन को या फिर अगर ओव्यूलेशन हो गया है तो गर्भधारण को या इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। एज वेल एज एल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। ये देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, या तो ओव्यूलेशन को रोकेंगे और ओव्यूलेशन को नहीं रोक पाए तो क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन को कम कर देंगे, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे।
और साथ ही क्या करेंगे, जो स्पर्म की मोटिलिटी है सर्वाइकल म्यूकस से, सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है उसके अंदर से स्पर्म के जाने की जो एंट्री है, मतलब स्पर्म के एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे या फिर उसे कम कर देंगे। तो वहाँ पर क्या करेंगे, स्पर्म को रोकने का प्रयास करेंगे, प्रिवेंट करने का। देन पिल्स आर वेरी इफेक्टिव। ये जो पिल्स है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं एंड लेसर साइड इफेक्ट, इनके साइड इफेक्ट्स, इनके दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल, और फीमेल के द्वारा अच्छी तरह से स्वीकृत है, मतलब फीमेल्स इसका यूज़ करती हैं, उन्हें इस पर भरोसा है, वेल एक्सेप्टेड है। अब क्या है, इसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये है सहेली। सहेली, ये सहेली क्या है, तो देखिए सहेली नाम है एक टैबलेट का। टैबलेट जो पिल्स होती हैं, पिल्स का नाम है सहेली, सहेली नाम से पिल्स आती है। ये जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको ये भी याद रखना है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इसको CDRI भी बोलते हैं शॉर्ट में। और इसने क्या किया है, सहेली को डेवलप किया है, डिस्कवर किया है। जो बनाया है वो सहेली को किसने बनाया, CDRI ने बनाया लखनऊ में। और ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, मतलब गर्भ निरोधक क्या है, गोली है, गर्भ निरोधक पिल्स है, किसके लिए, फीमेल के लिए। देन वंस अ वीक पिल, और ये जो है सप्ताह में एक बार ली जाती है, सप्ताह में एक बार ली जाती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उन्हें क्या करना है, 21 दिन तक लेते हैं, डेली एक। लेकिन जो सहेली है, सहेली क्या है, वंस अ वीक पिल, मतलब सप्ताह में आपको एक बार लेना है। देन वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, तो बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, और इसकी जो गर्भ निरोधक जो उपाय है, मतलब गर्भ निरोध करने का जो उपाय है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये गर्भ को धारण करने से, गर्भ होने से रोकती हैं, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देन है इंजेक्शंस। देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मुंह से खाने वाली गोलियों के बारे में हमने देख लिया। अब है इंजेक्शन मतलब कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव तरीकों को कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है, किस तरह से, तो इन्हें प्रोजेस्टेरोन एलोन, या तो प्रोजेस्टेरोन अकेला या फिर इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन, जैसा टैबलेट में था सेम वैसा इंजेक्शन में है, सेम टू सेम है। बस इसमें क्या है कि उसमें हम मुंह से खाते थे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, जबकि इंजेक्शन में क्या होता है, हम स्किन के नीचे इंजेक्शन की मदद से इनको जो हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन या फिर इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, तो इसमें इस मिक्सचर को स्किन के नीचे हमारी जो इम्प्लांट, मतलब स्किन जो होती है त्वचा, उसके नीचे इम्प्लांट कर देते हैं, इम्प्लांट अंडर स्किन, त्वचा होती है त्वचा के अंदर उसको लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल्स। और इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, जैसा काम पिल्स करती हैं, सेम वैसा ही काम करते हैं कौन, इम्प्लांट। तो इम्प्लांट क्या है, इंजेक्शन है, इंजेक्शन के फॉर्म में हमने जो हार्मोन है उन्हें स्किन के नीचे ले लिया है। अब क्या होगा, वो हार्मोन धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिलीज होते रहेंगे और वो क्या करेंगे, हमारे जो ओव्यूलेशन है, इम्प्लांटेशन है, इसको कम करेंगे। तो क्या करेंगे, मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल्स। देन इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, इनका इफेक्टिव पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, क्योंकि स्किन के अंदर है, स्किन के अंदर क्या है, इम्प्लांट कर दिया एक बार, तो बहुत दिनों तक क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ब्लड में निकलते रहते हैं ये हॉर्मोन्स, और निकलते रहते हैं, और क्या करते हैं, ये एस्ट्रोजन, ये जो हमारा ओव्यूलेशन है और इम्प्लांटेशन, इसको नहीं होने देते, इसको प्रिवेंट करते हैं। तो याद रखेंगे इंजेक्शन के बारे में, सेम जैसा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। तो इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं सर्जिकल मेथड्स के बारे में। पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये पॉइंट लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन लेने से या फिर IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस लेने से विदिन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, संभोग के 72 घंटे के अंदर अगर हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले लें या फिर प्रोजेस्टेरोन लें या फिर IUD कर लेते हैं, तो हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आपातकालीन जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है गर्भ निरोधक उपाय के रूप में, ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं ये। तो याद रखेंगे कि अगर आपातकालीन कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में देखा जाए तो प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या फिर IUD को हम ले सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में विद इन 72 आवर्स, एंड दे कुड बी यूज्ड
और इनका यूज़ जो है, इनका यूज़ हम अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या रेप के कारण जो प्रेगनेंसी हो गई है या फिर अचानक से कोई प्रेगनेंसी हो गई है तो उससे बचने के लिए क्या हम आईयूडी या फिर इनका कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। देन सर्जिकल, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप कौन सा, आखिरी हमारा सर्जिकल, मतलब शल्य क्रिया। सर्जिकल मतलब सर्जरी करके कुछ मतलब सर्जरी करके स्टेराइज करना, इसको क्या बोलते हैं, स्टेरलाइजेशन, मतलब बांध्यकरण। इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट। इसमें जो गैमीट जो नलिका है फिर जो भी स्ट्रक्चर गैमीट को ट्रांसफ़र करती थी, जो हमारा प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें से जो गैमीट को ट्रांसफ़र करने वाली नलिका होती हैं, जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनको क्या काट देते हैं या फिर बांध देते हैं। तो क्या होता है, जिससे ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, जिससे गैमीट का जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाता है। दो एग्जाम्पल क्या है, वाजेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वाजेक्टोमी, तो वाजेक्टोमी क्या है, वाजेक्टोमी है ये मेल में की जाती है, याद रखना है, वाजेक्टोमी मेल में की जाती है। और वाजेक्टोमी जो है वाज डिफरेंस, जो वाज डिफरेंस होती है उस वाज डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है, मतलब उसको काट दिया जाता है, थोड़ा सा काट कर रिमूव कर दिया जाता है, या फिर टाइड अप, या फिर उसे बांध दिया जाता है। जिसे बांध देंगे तो क्या होगा, जो गैमीट का ट्रांसफ़र है वो उसके द्वारा रुक जाएगा। जब गैमीट नहीं आएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। देन ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी किसके लिए करते हैं, तो फीमेल के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब, उसे क्या करते हैं, काट देते हैं या फिर बांध देते हैं। तो याद रखेंगे, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब काटते हैं, वाजेक्टोमी में वाज डिफरेंस को क्या करते हैं, काटते हैं या फिर बांध देते हैं। और दोनों याद रखेंगे कि वाजेक्टोमी मेल के लिए है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए। अब देखिए, हम देख रहे थे कि बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने पढ़े, तो इन सभी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है इनके हमने देखा साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन याद रखेंगे इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन बहुत मामूली से, बहुत ना के बराबर क्या होते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, दुष्प्रभाव। उनमें से कुछ हम दुष्प्रभाव देख लेंगे, इल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो गर्भ निरोधक उपाय हमने अभी देर से पढ़ रहे हैं, उन सभी उपायों के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे नौजिया, जी मिचलाना। तो जी मिचलाना क्या हो सकता है, जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं उनके द्वारा जी मिचलाने की संभावना हो सकती है। देन एब्डोमिनल पेन, उदर में पेन होना, दर्द होना। देन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, अचानक से क्या हो, बार बार ब्लीडिंग होना। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आतर्व चक्र है उसका इरेगुलर हो जाना, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी चलती है वो कभी भी चलना हो जाए, कभी भी चलने लग जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। तो ये भी क्या हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इल इफेक्ट्स में। देन ये याद रखेंगे, इवन ब्रेस्ट कैंसर, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो महिला लेती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। तो इवन ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर भी हो सकता है। ये बहुत कम होते हैं ना, मतलब बहुत ही कम इनके केसेस होते हैं इन सभी के, लेकिन हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि होते जरूर हैं, इनके इल इफेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कुछ ना कुछ इल इफेक्ट्स हैं, उनमें से ये हैं। तो ये बहुत कम दिखते हैं, हर किसी में नहीं दिखते, लेकिन हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, होते हैं इसलिए। तो ये हो गया हमारा इनके भी बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स के बारे में। अब इसे नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है, प्रेगनेंसी अगर हो चुकी है, प्रेगनेंसी हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गया है, तो अब उसको मेडिकली क्या करना है, मेडिकली उसको मतलब मेडिकली उस प्रेगनेंसी को रोकना है, उसे बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब मेडिकली तौर से उसे प्रेगनेंसी को रोका जाता है, उसे एमटीपी कहते हैं। और ये क्या होती है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन मतलब प्रेरित गर्भपात। प्रेरित मतलब किया जाता है, अपने आप नहीं होता, इसको प्रेरित किया जाता है, इसको जबरदस्ती किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एंड लीगल इन 1971, इस चीज़ को स्टार ला के याद रखिए कि इसको जो है 1971 में, 1971 में 1971 में क्या कहें, लीगल है, मतलब कानूनी स्वीकृति इसको मिली थी एमटीपी को, कि एमटीपी करना एक मतलब कानूनी तौर से उसको क्या मिल गया था, ऑर्डर मिल गया था, लीगल हो गई थी 1971 में। देन 45 to 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर इन वर्ल्ड, 45 से 50 मिलियन,
45 to 50 मिलियन MTP की जाती है पूरे विश्व भर में। मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लगभग इतनी की जाती है पूरे विश्व भर में, जो कि लगभग 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी इन अ ईयर, और जो कि एक साल में जितनी प्रेगनेंसियाँ होती हैं उसका टोटल 1/5 है। मतलब अगर पूरी जितनी प्रेगनेंसी होती हैं उसका 1/5वां हिस्सा है 45 से 50 मिलियन। मतलब 45 से 50 मिलियन जो MTP की जा रही हैं वो 1/5 पार्ट है टोटल प्रेगनेंसीज का। देन MTP प्ले रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। MTP जो है जनसंख्या को कम करने में मदद करती है, लेकिन इसको जनसंख्या कम करने के लिए नहीं बनाया गया है। दाउ इट इज़ नॉट मीन्ड फॉर दैट पर्पस, वो इस काम के लिए नहीं बनी है, लेकिन फिर भी ये MTP जो है पॉपुलेशन में इनडायरेक्टली क्या करती है, पॉपुलेशन कम करने में मदद करती है। फिर है वाई MTP। आखिर जब प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी को मेडिकल टर्मिनेशन क्यों करते हैं, मतलब MTP ही क्यों करते हैं, मेडिकली उस प्रेगनेंसी को रोका ही क्यों जाता है। तो इसका कारण क्या है, मतलब किस लिए MTP की जाती है। तो पहला कारण है टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनचाही जो गर्भ होता है, अनचाही जो गर्भ हो गया है, मतलब अनचाही जो सगर्भता है, प्रेगनेंसी है, उसको मुक्ति से, मतलब अनचाही प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, मतलब प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए, प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, MTP करते हैं। ये प्रेगनेंसी क्यों हो सकती है, आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब अचानक से क्या, अनकैजुअल लापरवाही से जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया गया, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया गया, उसके लापरवाही से, उसके कारण क्या प्रेगनेंसी हो गई है, उससे रीड हो, मतलब उससे छुटकारा देने के लिए, या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किया था उन्होंने उसका फेल हो जाना। क्या कारण हो सकता है कि एक तो क्यों करते हैं, जो अनचाही प्रेगनेंसी हो गई है उसको ख़त्म करने के लिए, और अनचाही प्रेगनेंसी हो गई है, होती क्यों है, तो ये होती है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ उन्होंने इंटरकोर्स के दौरान किया था उसका क्या हो जाना, फेल हो जाना। देन सेकंड कारण क्या हो सकता है, एसेंशियल इन केस ऑफ वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी का बने रहना, मतलब प्रेगनेंसी अगर हुई, प्रेगनेंसी का होने से क्या है, वो उस व्यक्ति को क्या है, हानि पहुंचाती हो, हार्मफुल, उसके लिए हानिकारक हो, तब क्या कर सकते हैं, MTP करते हैं। या फिर इवन फाटल आइदर टू मदर, या तो उस माता के लिए हानिकारक हो, या फिर उस शिशु के लिए हानिकारक हो, या फिर दोनों के लिए हो। मतलब प्रेगनेंसी सगर्भता को बनाए रखना अगर माता के लिए या फिर शिशु के लिए या फिर दोनों के लिए अगर हानिकारक है तब भी MTP कर सकते हैं। तो याद रखेंगे ये दोनों कि MTP कब कब कर सकते हैं। देन देखिए MTP जो है रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहली तिमाही में। ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर बनता है, 3 महीने को मिलाकर एक ट्राइमेस्टर बनता है। तो पहली तिमाही में जो MTP करते हैं तो वो लगभग थोड़ा सेफ होती है, मतलब थोड़ी सुरक्षित है। लेकिन MTP इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, अगर दूसरी तिमाही में MTP अगर की जाती है, MTP अगर दूसरी तिमाही में की जाती है तो आर मच रिस्कियर, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिस्कियर होती है। मतलब थोड़ा इसमें रिस्क होता है कि ये कि दोनों के लिए हानि, मतलब इसमें रिस्क होता है कुछ भी होने का। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। मतलब सेक्स के जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल मतलब जो लिंग के द्वारा एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली लैंगिक जो बीमारियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, या फिर यौन संचारित रोग, शॉर्ट में इसको STD कहते हैं, और विनेरल डिसीज BD भी कहते हैं। विनेरल डिसीज इन्हें हिंदी में रतिज रोग कहते हैं। और दूसरा नाम क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्शन के ट्रैक्ट हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उनमें इन्फेक्शन वाली जो बीमारियाँ होती हैं उन सभी को इन नाम से जाना जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, एक तो STDs जो होती हैं और दूसरा विनेरल डिसीज कौन सी होती हैं, यही होती हैं। देखिए देन अब है एग्जाम्पल कि जो गोनोरिया है, गोनोरिया इसे हिंदी में कहते हैं सुजाक, सिफिलिस, क्लेमाइडियसिस, तीनों नाम याद रखेंगे। ये तीनों नाम जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं और बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। देन जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस B,
और जो HIV होता है, हमारी एड्स होती है, वो भी वायरस से होती है, वो वायरस से होती है, याद रखेंगे। देन ट्राइकोमोनियसिस, ये पैथोजन से होती हैं, तो याद रखेंगे इनके बारे में, ये बैक्टीरिया वायरस से होने वाली डिसीज़ है। अब देखिए, अब जो हमारी हेपेटाइटिस है और HIV है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये जो दोनों डिसीज़ है, फिर ये दोनों जो फैलते हैं, ये किसके द्वारा फैलते हैं? ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल्स। जो इंजेक्शन की निडल होती है उसको शेयर करने से, मतलब एक व्यक्ति से इंजेक्शन की निडल लगाई, फिर उसी निडल को दूसरे व्यक्ति में लगाते हैं, तो इससे भी क्या हो सकती है? ये बीमारियां फैल सकती हैं। फिर है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, और शेयरिंग ऑफ सर्जिकल, मतलब जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सर्जरी करने में शल्य क्रियाएं जब करते हैं उस टाइम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ की जाते हैं, तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इन्फेक्टेड पर्सनस का और दूसरे के साथ अगर यूज़ करते हैं तो उससे भी ये बीमारियां फैल सकती हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने से, मतलब एक व्यक्ति का ब्लड है दूसरे व्यक्ति में चढ़ा देते हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है? ये दोनों बीमारियां हो सकती हैं। देन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, जो इन्फेक्टेड मदर होती है, मतलब अगर माता माता में इन्फेक्शन है तो उसके बच्चे में भी होने की संभावना होती है इन दोनों की। तो ये हो गया इसके बारे में। अब इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी नोट करिए पहले। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए आगे हम देखिए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ थी उनमें हम देखेंगे कि जो हेपेटाइटिस बी है उसमें देखिए जो हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्पीज़ है और HIV, ये तीनों बीमारी आपको याद रखना है। ये जो तीनों डिसीज़ हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं और ये नॉट क्यूरेबल डिसीज़, इनका उपचार नहीं हो सकता। मतलब एक बार हो गई है तो ये हो ही जाती है, इनका उपचार नहीं है, नॉट क्यूरेबल डिसीज़ है। याद रखेंगे तीनों, स्टार लगा इस चीज़ को कि नॉट क्यूरेबल डिसीज़ कौन कौन सी हैं। देन नॉट डिटेक्टेड ऑन टाइम, देन जो STD होती है, मतलब अगर मान लिया कि STD हमें हो गई है, STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ अगर किसी को हो जाती है तो अगर वो समय पर ना दिखे, समय पर अगर किसी को ना दिखे या फिर पहचान नहीं हो पाए समय पर, तब क्या होगा? देन क्या होगा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, मतलब श्रोणि सोथज रोग, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ PID हो जाएगा। देन स्टिल बर्थ, मतलब जो जन्म है वो मतलब जन्म नहीं हो रहा है, स्टिल बर्थ है, या फिर अनचाही मतलब कभी भी जन्म हो जाता है, मतलब ऑन टाइम जो हमारी जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसके सही समय पर नहीं हो रहा है, स्टिल बर्थ, ऐसा मतलब बर्थ में प्रॉब्लम आती है। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जनरली प्रेगनेंसी होती है हमारी यूटेरस में, लेकिन प्रेगनेंसी कहाँ हो गई है? फैलोपियन ट्यूब में, तो उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। किसी और जगह पर, जिस जगह पर प्रेगनेंसी होना चाहिए था उस जगह पर प्रेगनेंसी ना होकर किसी और जगह पर अगर प्रेगनेंसी या फिर सगर्भता होती है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये हो सकता है। देन इनफर्टिलिटी, मतलब वंध्यता, इनफर्टिलिटी हो सकती है या फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। देन इवन कैंसर भी हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से। देन इन्फेक्शन कैन बी प्रोटेक्टेड, अब जो STD हैं इनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो इनके 3 उपाय हैं। 3 उपाय कौन कौन से हैं? एक तो अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, अनजाने पार्टनर से क्या जो लिंग संबंध, लैंगिक संबंध है उन्हें अवॉइड करना, ये पहला है। फिर ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस, जब संभोग होता है तो कंडोम्स का यूज करना। देन इन केस ऑफ डाउट, जब शंका हो तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर उसे चेक करा लेना कि हमें STD हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 3 तरीके हैं, इन्हें आप जरूर याद रखें। देन अब आता है इनफर्टिलिटी, मतलब वंध्यता मतलब इनफर्टिलिटी क्या होती है? तो ये होती है अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन डेस्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिलेशन, मतलब अनप्रोटेक्टेड मतलब चाहने के बाद भी, मतलब चाहते हैं कि गर्भता हो जाए, प्रेगनेंसी हो, लेकिन चाहने के बाद भी क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसे क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी कहेंगे, वंध्यता कहेंगे। अब देखिए इस वंध्यता को रोकने, बस इस वंध्यता को क्या, इनफर्टिलिटी को कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से कुछ हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, मतलब सहायक जनन प्रौद्योगिकी।
सहायक जनन मतलब जनन में जो इनफर्टिलिटी है उसको किसी तरह से रोकने के, पर इनफर्टिलिटी की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको कम करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART से शॉर्ट में कहते हैं, हिंदी में सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब इसी में कुछ एक टाइप होता है, कौन सा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में इसको शॉर्ट में कहते हैं IVF, पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहले तो देखिए आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं सुना होगा, लेकिन आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। तो ये क्या है? ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही टाइप है, या फिर कहिए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उसी के अंतर्गत आता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इसे फर्टिलाइजेशन जो निषेचन है वो आउटसाइड बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज इन बॉडी। इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है उसको बॉडी के बाहर कराया जाता है, लेकिन सेम वो ही कंडीशन में कराया जाता है जैसी की कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर है। हमारे शरीर के अंदर जिस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होता है, जिस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, सेम वही फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराया जाता है, वैसा का वैसा ही, तो उसे बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, देन उसके बाद करवाते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाते हैं मतलब वो जो एम्ब्रियो बन गया है उसको किसी फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। हम इसके आगे टाइप देखेंगे, पहले आप इसे नोट करिए। चलिए तो अब आगे देखते हैं ZIFT के बारे में देखेंगे। पहले क्या ZIFT, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म देखिए पहले तो ये जो है ये हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही टाइप है। किसका वो टाइप है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या होगा? जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या करते हैं? जायगोट का फेलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो जायगोट होता है उस जायगोट का साइज़ कितना होना चाहिए? 8 ब्लास्टोमर्स का जो जायगोट हो उसको फेलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। और फुल फॉर्म याद रखेंगे जिफ्ट का, और ये जो है ये भी साथ में याद रखेंगे। ये दोनों किसके टाइप हैं? ये जो टाइप है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टाइप है। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था हमने देखा था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसका टाइप है जिफ्ट एंड IUT। और जिफ्ट का फुल फॉर्म याद रखेंगे। जिफ्ट में जायगोट है उसको 8 ब्लास्टोमर्स की स्टेज में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। फिर है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, मतलब यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, इसमें क्या करते हैं? इसमें जो एम्ब्रियो है ग्रेटर देन 8 ब्लास्टोमर्स, 8 ब्लास्टोमर से अगर ज़्यादा बड़ा अगर क्या हो गया है? एम्ब्रियो हो गया है, तो उसे कहाँ? यूटेरस में, गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर है इन वीवो, अभी हमने देखा इन विट्रो देख चुके हैं, इन विट्रो। अब देखेंगे इन वीवो मतलब क्या है? फ्यूज़न ऑफ गैमीट विद इन फीमेल। इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्या है? इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इसमें इसके टाइप कौन कौन से हैं? तो जिफ्ट है, जिफ्ट के बाद ICSI है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये इसके टाइप हैं। तो जिफ्ट देखेंगे पहले। जिफ्ट क्या होता है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। गैमीट मतलब गैमीट का, युग्मक का ट्रांसफ़र करते हैं इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं गिफ्ट में। इसमें क्या होता है? ओवा फ्रॉम वन डोनर, मतलब इसमें क्या करते हैं? जो ओवा होता है उसका जो ओवा है उसको एक फीमेल से निकाल करके दूसरी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। किसमें? जिफ्ट में। तो याद रखेंगे जिफ्ट में क्या करते हैं? ओवा, एक फीमेल है उसका ओवा लेंगे और उस ओवा को किसी दूसरे फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। हु कैन नॉट, जो क्या है? स्वयं क्या नहीं कर सकती? प्रोड्यूस ओवा, जो खुद क्या करती है? ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन वट प्रोड्यूस सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। और जो क्या करती है? स्वयं तो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट जरूर प्रोड्यूस कर सकती है जो फर्टिलाइजेशन करवा सके और वो जो एम्ब्रियो बनेगा उसका डेवलपमेंट करवा सके। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे
जिफ्ट मतलब उसे उसमें क्या करेंगे, जिफ्ट करेंगे। जिफ्ट मतलब उसमें किसी एक फीमेल जो ओवा दे सकती है उससे ओवा लेकर के उस ओवा को दूसरी फीमेल जो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर मतलब एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट के लिए, उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। देन है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन कर देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली इसमें क्या करते हैं, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवा, नाम से दिख रहा है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो ओवा है, जो ओवा हमारा है, उस ओवा के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इन जो स्पर्म है उसको इंजेक्ट कर देते हैं, उसको इंजेक्ट को उस जो स्पर्म है उसको डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट या फिर लगा देते हैं। तो ये होता है ICSI। अब देखिए, अब है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसका टाइप है, इसी का टाइप है इन विवो, इन विवो। अब देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AI। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक कहते हैं, AI कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब हम आर्टिफिशियल करेंगे सब कुछ। तो क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, इनएबिलिटी ऑफ मेल, जो मेल है, इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। इसमें क्या होता है कि अगर जो मेल है, अगर मेल फीमेल के अंदर जो ओवा जो स्पर्म है उनको इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, और या फिर जो उसने इजेकुलेट किया है, जो सीमन उसने निकाला है, उस सीमन में अगर स्पर्म का नंबर कम है, स्पर्म का नंबर अगर कम है, तब क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। कब करते हैं, या तो जो मेल है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब जो स्पर्म है उन्हें फेलोपियन जो मेल के अंदर फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, या फिर जो ट्रांसफ़र कर पा रहा है लेकिन उसके जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम है, तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। अब देखिए, देन IUI क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, नाम से पता चल रहा है, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूटेरस के या फिर गर्भाशय के अंदर इंसेमिनेशन किया जाता है। क्या करेंगे इसमें, सीमन कलेक्टेड, इसमें क्या करते हैं, सीमन कलेक्टेड इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेजाइना और यूटेरस ऑफ फीमेल। इसमें जो सीमन हमने कलेक्ट किया है उस सीमन को आर्टिफिशियली जो फीमेल है उसके वेजाइना में या फिर यूटेरस में इंसेमिनेट कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा इस पूरा किसके बारे में, इनफर्टिलिटी या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में। तो पूरा याद रखेंगे किस टेक्निक में क्या करते हैं, इनके फुल फॉर्म। अब आप इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद NCERT का रिवीजन एक बार जरूर करें, जिससे आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे उनको आप नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। और साथ में जो NCERT में डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनके जो डायग्राम्स या फिर जो फोटोग्राफ्स हैं उस NCERT के पेजेस में, उनको याद रखें किस चीज़ का फोटोग्राफ कौन सा है, वो इंपॉर्टेंट है, नीट में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगला अब हम देखेंगे आगे के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।